नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज मैं आपको सुना रहा हूँ R.K. नारायण साहब की एक कहानी जिसका नाम था द इंजन ट्रबल, उसका हिंदी समरी जिसका नाम है लॉटरी का टिकट। शुरू करते हैं। तो हुआ यूं साहब कि बचपन में एक बार हमारे शहर में मेला लगा। चौराहे वाली सड़क के किनारे एक बड़ा सा जिमखाना क्लब था, एक मैदान था उसके पास में, और वहीं पर मेले की सजावट शुरू हो गई। बड़ा सा तंबू लगा, रंग बिरंगी रोशनी लगी, खाने पीने की दुकानें थीं। आप वहाँ तरह तरह के करतब भी देख सकते थे। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल देखिए या फिर रस्सी पे चलता हुआ आदमी देखिए। एक किनारे एक लॉटरी की भी दुकान थी जिसमें आप 1 रुपए की लॉटरी से लेके 50 रुपए तक की लॉटरी का आप टिकट खरीदिए और उससे आप हज़ारों लाखों के इनाम भी जीत सकते थे। मैदान के एक किनारे पर खूब भीड़ लगी रहती थी। ये वो जगह थी जहाँ पर इनाम रखे गए थे। इनमें छोटे मोटे तोहफे थे जैसे कि प्रेशर कुकर, सिलाई मशीन, कैमरे, और एक बहुत बड़ा इनाम था जो था रोड रोलर, सड़क को कूटने वाला। वो आपने देखा होगा, रोड रोलर येलो कलर का होता है, आगे उसके एक ड्रम सा लगा होता है उसके पहिए की जगह पर, और वो सड़क को कूटता हुआ उसे समतल करता हुआ चलता है। पीले रंग का लोहे का रोड रोलर। अब भला वो वहाँ क्यों रखा था पता नहीं, इनाम के तौर पर शायद इसलिए रखा होगा कि देखने में बहुत भव्य लगे इनाम, शायद इसलिए। तो बहरहाल मुझे लॉटरी खेलने का तो पुराना शौक था ही, और उस ज़माने में लीगल भी थी और बहुत सारे लोग खेला करते थे। ये और बात है कि मेरी किस्मत बहुत ख़राब थी और आज तक कभी मेरा लॉटरी का नंबर नहीं लगा था। खैर, अब मैं मेले में घूम रहा था साहब, तो भीड़ भड़क्का बहुत था। लॉटरी वाली दुकान के सामने से गुजरते हुए मैंने भी आदत के मुताबिक एक लॉटरी खरीद ली और जेब में डाल ली। हालांकि ये मैं जानता था कि ये नंबर आएगा नहीं किसी दिन, लेकिन वो कहते ना कि जो नहीं लगता है अक्सर वही होता है। तो अगले दिन मैं तैयार वैयार होके पहुंचा मेले में, लॉटरी काउंटर के पास, कि देखें भाई कौन सा नंबर आता है। अच्छा, मेरा नंबर था 1005, 1005। तो जाहिर है वो तो आना ही नहीं था। अब वहां पे अनाउंसमेंट हुआ, तो साहिबान, कदरदान, माई ब्रदर सिस्टर्स ऑफ हिंदुस्तान, समय आ गया है आज के विनर लॉटरी के टिकट के अनाउंस करने का। दिल थाम लीजिए, लॉटरी का विजेता नंबर है 1। मेरी नजर टिकट पर। 0, मेरी सांसें और तेज हुई। फिर से 0, मेरी सांसें और तेज हुई। और आखिरी नंबर है 5। अरे तौबा! टिकट पर मैंने जल्दी से अपना नंबर चेक किया, वही सेम नंबर। तो मुझे हैरानी हो रही थी, टिकट मेरे हाथ से छूट गया। पैर कांपने लगे, सांस रुकने लगी, पेट में गुदगुदी, कंधे भारी, ऐसा लगने लगा कि मैं अभी गिर जाऊंगा साहब। मैंने खुद को संभाला और जल्दी से टिकट उठाया और फिर उसे चूमते हुए मैं नाचने लगा और चिल्लाया कि अरे भाई साहब, ये मेरा नंबर है, मैं जीत गया भाई साहब, सुनिए, अरे मैं। अब भीड़ में सबकी नजरें मेरी तरफ, सुगबुगाहट होने लगी। अब सब मेरी तरफ देख रहे हैं। तभी एक सूट बूट पहने हुए एक आदमी, पान खाए हुए, मेले का कोई अधिकारी था शायद, वो मेरे पास आया। लाइए दिखाइए क्या है? 1005। उसने अपनी जेब से एक मैग्नीफाई ग्लास निकाला और लॉटरी के टिकट की अच्छी से उसने जांच की, कहीं ओवर राइटिंग तो नहीं है या नंबर में मैंने खुद तो नहीं देख लिया। फिर बोला, है तो सही यार, आइए आइए, कहकर वो चल दिया और मैं जल्दी से उसके पीछे पीछे चल दिया। हम लोग स्टेज पे पहुंचे। उसने माइक पे कहा, भाई देखिए, नंबर हमने मिला लिया हैगा, हाँ, नंबर सही हैगा। ये साहब जीते हैंगे और बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने जीता है मेगा प्राइज। तो साहब जैसे ही उन्होंने इस तरफ हाथ किया, इशारा, मैंने देखा कि वो छोटे छोटे सामानों के बीच में बड़ा सा पीले रंग का रोड रोलर रखा हुआ है, वो जो सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इतना बड़ा और कीमती सामान देखकर मेरी आंखें भीग गई। मैंने आसमान की तरफ देखा, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि चलिए साहब, आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ली। मैं बहुत खुश था। एक साहब ने मुझे एक चाबी पकड़ाई। अब जैसे ही मैंने चाबी पकड़ी, तालियों की गड़गड़ाहट मेले में गूंज गई। मैंने भीगी आंखों से सबका शुक्रिया अदा किया। बहुत इमोशनल मोमेंट था। और एक बार आसमान की तरफ फिर से सर उठा के देखा कि आज माँ और बाबूजी होते तो कितना खुश होते। खैर,
वो जहां से भी देख रहे होंगे उन्हें मुझ पर गर्व होगा कि मैंने रोड रोलर जीता है, और इस बात पे भी खुश होंगे कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी से लॉटरी का टिकट लेता रहा, कभी 5 रुपए भी नहीं जीता, पर टिकट लेना नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा था कि एक दिन आएगा जब ये दुनिया मुझे पहचानेगी। और आज वही दिन था। खैर, थोड़ी देर के बाद मेरे गले में फूलों की माला डाली गई और मैं माला पहने हुए उस रोड रोलर के पास पहुंचा। मैंने इससे पहले रोड रोलर को किसी रास्ते से सिर्फ आते जाते हुए सड़क पर ही देखा था, सड़क बनाते हुए। वो लोहे का बड़ा सा पीले रंग का हाथी जैसा एक मजबूत ड्रम सा उसके आगे फंसा रहता है जो चलने पे घूमता है और रोड को समतल करता हुआ चला जाता है। अब मैं उसका क्या करूंगा ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन ये मैंने सोच लिया था कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे भाई, किसी ना किसी काम में तो आ ही जाएगा, है ना। कुछ नहीं होगा तो किसी को बेच दूंगा, पैसा ही आ जाएगा भाई, महंगी चीज है। अभी मैं सोच ही रहा था कि एक साहब मेरे पास आए, वो शायद मेले की आयोजन कमेटी के थे। बोले कि हाँ भाई चलिए भाई, अपना सामान लीजिए, आप इसको हटाइए यहाँ से, जगह नहीं हमारे पास, हाँ नया सामान भी तो रखना है लाके। मैंने हंसते हुए कहा कि अरे साहब मैं कैसे चलाऊंगा इसको, मैंने थोड़ी चलाया कभी। बोले तो हम क्या करें भाई, चीज आपकी है, आप जीत गए हैं तो आप इसको हटवाएंगे, हटवाइए इसको वरना इसका किराया पड़ेगा आपको। देखिए उधर नियम लिखा हुआ है। उसने एक बोर्ड की तरफ इशारा किया। मैंने देखा वहां लिखा हुआ था मोटे अक्षरों में, इनाम जीतने वाले को फौरन अपना इनाम लेकर जाना होगा, अन्यथा उससे उस जगह का किराया लिया जाएगा। मैंने कहा अरे साहब ये क्या बात हुई है? अरे भाई मैंने जीता है तो आप इसको मेरे साथ ले जाने के लिए भी तो कोई इंतजाम दीजिए, कोई आदमी दीजिए। बोले रुकिए मैं अपने अधिकारियों से बात करके बताता हूँ। उसने बात की, बोला कि भाई साहब नहीं हो सकता। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं हो सकता? मैं मेले के दफ्तर के अंदर गया और वहां अधिकारियों से मैंने बात की, लेकिन सबने यही कहा कि उनके पास इसका कोई ड्राइवर नहीं, और जीतने वाले को ये अपने ड्राइवर का खुद ही इंतजाम करना होता है या फिर वो खुद ही इसको लेके जाता है। अब मैंने कहा साहब मैं कैसे ले जाऊंगा, मैंने बड़ी मिन्नतें की उनसे। बहरहाल वो राजी हो गए, इस बात पे राजी हुए कि अभी 3 दिन का मेला और है, तो आप ऐसा कीजिए कि 3 दिन और इसको खड़ा रख सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन उसके बाद उनकी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने कहा चलिए ठीक है, 3 दिन में मैं कुछ ना कुछ इंतजाम तो कर ही लूंगा। लेकिन मैं गलत था। 3 दिन क्या भाई साहब 7 दिन हो गए, लेकिन कोई नहीं मिला जो रोड रोलर को चला सकता। एक मेला भी था, उसका नाम था जोसेफ। वो म्यूनिसिपैलिटी का रोड रोलर चलाता था, सरकारी वाला, लेकिन जोसेफ का कहना था कि भाई मैं आजकल सरकारी काम में लगा हुआ हूँ, सड़क बना रहा हूँ, तो अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगा। अब इधर साहब 3 दिन के बाद मेला खत्म हो गया था। मैदान म्यूनिसिपैलिटी का था, जहां से मुझे एक नोटिस आ गया, और नोटिस में लिखा था कि इस जिमखाना मैदान पर रोड रोलर खड़ा करने पर आपको रोज का किराया देना पड़ेगा, अन्यथा आपके खिलाफ पब्लिक प्लेस पर अतिक्रमण करने का केस चलाया जाएगा। अरे भाई ये सब क्या है? ये तो बैठे बैठे बवाल हो गया यार। है मैं फिर से जल्दी से पार्क पहुंचा तो देखा कि वो मैदान जो था उसमें हर तरफ जो मेला जा चुका था उसका जो कूड़ा करकट था वो फैला हुआ था, और पूरे मैदान के एक किनारे में मेरा पीले रंग का रोड रोलर खड़ा हुआ था। मैंने उसे जाके छुआ। मैंने छुआ तो कुछ अपनी संपत्ति होने का जो इकलौता एहसास जिंदगी में हुआ वो आज मैं महसूस कर रहा था। भले उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हुआ था, पर जो भी था अपना था। मैंने तय किया कि जब तक कुछ इंतजाम नहीं होता, नगर निगम को दिन के हिसाब से जो भी किराया होता है उनका वो दे दूंगा, लेकिन अब पैसे कहाँ से आए? पैसे तो थे नहीं, तो मैंने बीवी के जेवर गिरवी रख दिया। जी हाँ, ऐसा हुआ था। मुझे भरोसा था कि भाई चलिए जैसे ही रोड रोलर बिकेगा और तो जेवर छुड़ा लेंगे, उसमें क्या, बेचारी मान भी गई। अब साहब जब जेवर गिरवी रख गया तो इतना पैसा तो आ गया था हमारे पास कि वो 1 महीना वहीं खड़ा रह सकता था। चलिए ठीक है, इतना तो हो गया। अब मैं भाग दौड़ में लगा, इनसे मिलना है, उनसे मिलना है, ये ठेकेदार, वो नेता। फिल्म लाइन ने भी पता किया कि शायद वहां उनको कहीं शूट वूट में जरूरत पड़ती हो, लेकिन साहब कहीं बात बनी नहीं। धीरे धीरे मैं फटे हाल होने लगा। महीना भी खत्म होने वाला था। मेरी दिमागी हालत ऐसी हो गई थी कि लोग मुझे पागल समझने लगे थे। लोगों से पूछता फिरता था कि भाई साहब वो आपको रोड रोलर तो नहीं खरीदना है आपको? लोग कहते रोड रोलर?
वो क्या होता है? अरे वो जो सड़क पे चलता है ना ऐसे रोल रोल करता हुआ। लोग हंसने लगते। मैं फिर से चिल्लाता, अरे किसी को रोड रोलर चाहिए क्या? भाई साहब हेलो। अच्छा, इधर एक और नोटिस आ गया मेरे पास कि जिमखाना मैदान में अगले हफ्ते से पशु प्रदर्शनी लगने वाली है। अब आप अपना ये लोहे का हाथी हटा लीजिए वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब मेरे हाथ पैर भाई सब कांपने लगे। करें क्या? इतना पैसा इसमें लगा दिया है, वो भी वसूल करना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या। अब मैं सोच ही रहा था साहब कि तभी पास वाले मंदिर की एक घंटी बजी होगी, शायद आरती हो रही होगी, उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी और एक आइडिया मेरे दिमाग में आया, एक शानदार आइडिया। तो खैर साहब, कुछ देर के बाद मैं हांफता हुआ मंदिर में पहुंचा। मंदिर में पुजारी जी बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि पुजारी जी देखिए, मुझे आपसे कुछ काम है। बोले क्या काम है? मैंने कहा कि मुझे मंदिर का जो हाथी है वो हाथी चाहिए, जिस पर आप बैठ के तीज त्योहारों पर आप पूजा करते हैं। वो मुझे अगर हाथी आप थोड़ी देर के लिए दे दे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। उन्होंने कहा भाई क्या करोगे हाथी का? मैंने कहा साहब वो रोड रोलर खिंचवाऊंगा। हैं? वो चौंक गए। फिर मैंने उनको पूरी बात बताई और मैंने उनको ये भी कहा कि मैं आपके हाथी पे इतना जुल्म नहीं करूंगा कि वो अकेले खींचेगा। मैं पीछे से 50 और मजदूर भी लगवाऊंगा, तो जब हाथी आगे चलेगा तो वो पीछे से उसको धक्का देंगे ताकि हाथी को बहुत वजन ना पड़े। और मैं जो हूँ वो स्टीयरिंग संभाल लूंगा उस वक्त। भाई मुझे वैसे चलाना नहीं आता है, पर मैं ऊपर बैठ के स्टीयरिंग तो संभाल ही सकता हूँ। पंडित जी थोड़ा चक्कर में पड़ गए कि यार ये क्या चक्कर है, लेकिन बोले कि चलो ठीक है भाई, मंदिर के लिए चंदा आना चाहिए। तुम ऐसा करो 20,000 रुपये नकद देने पड़ेंगे और हाथी के एक वक्त का जो खाना है वो तुम्हें देना पड़ेगा। मैंने कहा साहब मंजूर है मुझे। कहने लगे ठीक है। तो बात उत्ते पे तय हो गई। अब साहब होते होते वो दिन भी आ गया। अब जिमखाना मैदान में उस सुबह का आप मंजर देखिए कि मैदान में एकदम भीड़ लगी हुई है। सैकड़ों आदमी मैदान में खड़े हैं। वो जो फ्री का तमाशा चल रहा है उसको देख रहे हैं और कुछ लोग आसपास के जो मकानात थे उसकी बैल्कनी पे खड़े हुए देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। खैर हाथी आया और साथ में 50 पहलवान भी थे मुस्टंडे, और उन्होंने सबसे पहले जो है जंजीर से रोड रोलर को हाथी से आगे बांध दिया। मैं घबराते घबराते ऊपर चढ़ा और मैं स्टीयरिंग पे बैठ गया। मैं उसको संभाल ली ताकि दाएं बाएं कर सकूं। फिर पीछे से पहलवानों ने रोड रोलर के उसके धक्का लगाना शुरू किया। एक आवाज के साथ एक आवाज आई हैशा, और साथ साथ सब लोग रोड रोलर को लेके आगे बढ़ने लगे। अब रोड रोलर पे जब बहुत प्रेशर पड़ा तो वो थोड़ा सा अपनी जगह से हिला तो लोग ताली बजाने लगे। साहब जब ताली बजी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो मेरा दिमाग काम किया। जो आइडिया मैंने सोचा था कि पीछे से लोग धक्का देंगे, आगे हाथी चलेगा और रोड रोलर अपनी जगह से खिसकेगा, वो आइडिया कामयाब हो गया। अब साहब धीरे धीरे रोड रोलर जो है वो पार्क से बाहर निकला और मेन रोड पे चलने लगा। अब आगे क्या हुआ वो छोड़िए, लेकिन उस दिन मैं किसी शहंशाह, किसी बादशाह की तरह महसूस कर रहा था कि आगे आपके हाथी चल रहा है, पीछे 50 मजबूत सिपाही चल रहे हैं, आप एक बड़े से लोहे के रथ पे बैठे हुए हैं और सड़क पे हर तरफ चौराहे पर, चारों ओर बैल्कनी पर, गुंबदों पर, छत पे लोग जमा हुए हैं और सबकी नजरें आपके ऊपर हैं, सब आपको देख रहे हैं। एक अजीब सी कैफियत थी साहब। ऐसा लगा कि बादशाह अकबर निकल रहे हैं अपनी रियाया के सामने। लेकिन सब कुछ सही सही हो जाए तो फिर कहना ही क्या। अच्छा वहां पर भी गलती हो गई। अच्छा हमने ध्यान नहीं दिया था कि रास्ते में एक तरफ जो है ढलान पड़ती है साहब। अब जैसे हाथी ने ढलान की तरफ मोड़ किया, रोड रोलर जो है वो अपने आप लुढ़कने लगा। अब मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अरे अरे संभालो, देखो देखो जा रहा है, देखो मोड़ो इसको, देखो। ऐसी आवाजें आ रही हैं और ये सब आवाजें पीछे से भी आ रही हैं और वो इतनी तेज चलने लगा कि जो पीछे पहलवान चल रहे थे वो सब पीछे ही छूट गए। रोड रोलर अपने आप आगे लुढ़कता जा रहा है। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, दिल धक से हो गया। अब ना संभल पाएगा ये। अचानक रोड रोलर अपने आप दौड़ रहा है ढलान पर और हाथी बेचारा जो है वो आगे आगे भाग रहा है। रोड रोलर कहीं उसके ऊपर चढ़ ना जाए इसके डर से, और मैं बंद रोड रोलर के बटन उल्टे सीधे दबा रहा हूं कि शायद कोई करिश्मा हो जाए, पर वो है कि संभाल ही नहीं। अब शोर तेज होता गया, पब्लिक भी चिल्ला रही है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि साहब होगा क्या। मैं स्टीयरिंग एक तरफ घुमा रहा हूँ, इधर घुमा रहा हूँ, उधर घुमा रहा हूँ, बटन दबा रहा हूँ। जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने स्टीयरिंग को एक तरफ ऐसे घुमा दिया
और जैसे ही मैंने घुमाया तो जो रोड रोलर था वो हाथी से खुलकर सड़क से बाईं तरफ गया और सीधे जाकर एक साहब के मकान में उसकी दीवार को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया जाकर। हाथी की जंजीर तो पहले ही खुल गई थी, वो बेचारा चिंघाड़ता हुआ भाग गया। अब लोग भी इधर उधर भागे और मैं उन साहब के घर के बेडरूम में बाकायदा रोड रोलर के ऊपर बैठा हुआ और मैं सोच रहा हूं कि यार गड़बड़ तो हो गई यार। थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई। अब कॉलर पकड़कर मुझे उतारा गया और कायदे से पिटाई हुई। इसके कई दिन तक मैं हवालात में रहा और रोड रोलर जो था वो चौधरी साहब के घर में रहा। मेरी बीवी आई बेचारी पुलिस थाने, ससुर जी के साथ किसी तरह उसने मेरी जमानत की। लेकिन अब मुसीबत दोगुनी हो गई थी साहब, क्योंकि अब जो था मुझे उस घर की, जो मकान टूटा था, उसकी रिपेयरिंग भी करानी थी, कमरे की दीवारें बनवानी थी, छत पे क्रैक आ गया था वो भी बनवाना था। पुलिस ने इस शर्त पर मुझे छोड़ा था कि मैं इस टूटे हुए घर को बनवाऊंगा। मैंने कहा था कि ठीक है साहब, बनवा देंगे, चलिए ठीक है। लेकिन साहब कहां से बनवाते, पैसे नहीं थे, जो कुछ था सब गिरवी रख चुके थे उस मोए रोड रोलर के चक्कर में। अब जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने फैसला किया कि ऐसा करते हैं कि हम लोग यहां से भाग जाते हैं, क्योंकि और कोई चारा तो है नहीं हमारे पास। और न जाने किस घड़ी में मैंने ये लॉटरी का टिकट खरीदा था। मैं उस दिन को कोस रहा था बार बार। रोड रोलर ने मेरी जिंदगी ही कुचल के रख दी थी। लेकिन साहब देखिए, ऊपर वाला भी कैसे कैसे रास्ते बनाता है। एक दिन क्या हुआ कि अचानक से शहर में भूकंप आ गया। इमारतें थरथरा गईं, पुरानी इमारतें तो गिर ही गईं। हर तरफ शोर कहर मच गया। लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लोग अपनी जान बचा रहे हैं। कुछ कुछ जमीनें भी खिसक गईं। रास्तों में जहां जहां पर पुराने कुएं थे वहां वहां पर गड्ढे हो गए। अच्छा, मैं तो पहले ये शहर छोड़ के भागने की जुगत में था ही। सोचा कि चलिए भूकंप के हो हल्ले में कोई देख भी नहीं पाएगा, अपना निकल जाते हैं। अच्छा, मैं जब निकल ही रहा था तो वो साहब जिनका वो मकान था जिसमें रोड रोलर मेरा तोड़ के अंदर घुस गया था, उन्होंने अचानक मुझे जाते हुए देखा और मुझे बोले, अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? उन्होंने आवाज दी तो मैं हड़बड़ा गया। सोचा कि लीजिए, फिर पकड़े गए। पर इस बार उनकी आवाज में थोड़ी सी नरमी थी। बोले, अरे रुको तो यार, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे रोड रोलर ने तुम्हें बचा लिया यार, हैं? वरना पता नहीं क्या होता। मैं चौंक गया। मैंने कहा, बचा लिया मतलब? बोले कि यार वो भूकंप आने के बाद हमारे घर के सामने वाली जमीन तो खिसक गई थी और नीचे जो है कोई पुराना कुआं निकल आया था। अब जमीन हटी तो यहाँ इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि पूछो मत, मेरा पूरा घर उसमें सब धंस जाता। मगर करिश्मा देखो कि भूकंप में तुम्हारा ये जो रोड रोलर खड़ा था वो जाके उस गड्ढे में फंस गया, जिसकी वजह से गड्ढे की जो मिट्टी थी वो और नहीं खिसक पाई और इसकी वजह से मेरा जो घर था वो बच गया। ये जो तुम्हारा रोड रोलर का आगे का जो चक्का था ना, वो पूरा का पूरा ऐसे फिट हो गया उसके ऊपर। अब ऐसा करो कि इसको ऐसे ही रहने दो और इसके बदले देखते हैं कुछ क्या हो सकता है। मुझे लगा यार ये तो गेम फिर से अपने हाथ में। मैंने कहा फौरन पैतरा मारते हुए, ठीक है वो आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, मगर भाई इसमें हमारा अच्छा खासा हमारी रकम लगी है इसमें और भाई काफ़ी खर्चा हुआ है, तो अगर आप इसको उसमें डालना चाहते हैं कुएं में तो डाल लीजिए, मगर भाई इसका कुछ लेना देना तो पड़ेगा। बोले कि ठीक है, मैं आपको इसका कुछ हर्जाना दे दूंगा। मैंने कहा कुछ हर्जाना नहीं चाहिए, इसका पूरा हर्जाना चाहिए। बोले क्या? मैंने कहा आप अपनी ये केसेस वेसेस वापस ले लीजिए पहले तो, जो आपने किए हैं पुलिस स्टेशन में और जो कोर्ट कचहरी हुई है। इसके अलावा जो मैंने उधार लिए हैं लोगों से, जो मैंने सामान गिरवी रखा है, उसको आप छुड़वा दीजिए और उसके ऊपर भी एक अमाउंट है जो आपको मुझे देना पड़ेगा, बताइए। बोले ठीक है साहब, मैं कर दूंगा। बस उन्होंने जैसे ही ये कहा, मैंने कहा कि ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ हो गई। अब मुझे हंसी भी आ रही थी। मैंने एक नज़र झांक कर उस कुएं पर नज़र डाली। उसके मुंह पर सीमेंट से उसको पाट दिया गया था। अब मैंने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ दोबारा देखा और कहा, अब कभी लॉटरी का टिकट नहीं खरीदूंगा। दोस्तों, आप सुन रहे थे आर के नारायण साहब की कहानी द इंजन ट्रबल का हिंदी वर्जन।
उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। हमने बचपन में ये कहानी अपने स्कूल की किताबों में भी पढ़ी थी, आप में तमाम लोगों ने इसको पढ़ा होगा, सुना होगा। तो कैसी लगी आपको कहानी, आप बताइएगा ज़रूर। हमारा पता है radio@aajtak.com। सोशल मीडिया पर आप मुझे ढूंढ सकते हैं अगर कुछ कहना सुनना चाहते हैं तो। इसके अलावा आप अगर हमें स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं या एप्पल पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं तो आप हमें रेटिंग्स दीजिए, जहां में आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको हर हफ्ते एक नई कहानी मिल सके। इस कहानी का साउंड डिज़ाइन किया है सूरज कुमार ने। अगले हफ्ते लौटूंगा एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआ में याद रखिएगा।